मैं राजू सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी के इंट्रोडक्शन क्लास लेने जा रहा हूं। टॉपिक होगा स्पेस टेक्नोलॉजी। वैसे तो साइंस टेक के अंदर ढेर सारे टॉपिक्स हैं और बड़े ही इंटरेस्टेड टॉपिक हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, मिसाइल्स है। इस तरीके के ढेर सारे चैप्टर्स हैं। आज मैं उसमें से एक स्पेस टेक्नोलॉजी का पोर्शन लेने जा रहा हूं और इसकी एक समरी टाइप की लेक्चर मैं आज प्रेजेंट करूंगा, ताकि आपको एक ओवरव्यू बन जाए। फिर उसके बाद अगली कक्षा में मैं डिटेल से एक एक माइन्यूट चीज़ों का भी अध्ययन कराऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। स्पेस टेक्नोलॉजी ये क्या है? जैसे दो तरीके के सैटेलाइट होते हैं। एक होता है पोलर सैटेलाइट बोलते हैं उसको, और दूसरा होता है इनसेट प्रकार का। ये जो बंटवारा किया गया है यह जरूरत के हिसाब से बनाई जाती है। जो पोलर सैटेलाइट होता है उसको हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं। यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का अर्थ है कि पृथ्वी पर या समुद्र के नीचे या पृथ्वी की सतह के नीचे जो कोई खनिज है, संसाधन है, उनका पिक्चर लेकर के उसका सही आकलन किया जाता है। इसके लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। और ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है यह पृथ्वी की सतह से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं, लगभग 500 से लेकर 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया जाता है। ऐसे सैटेलाइट पृथ्वी के ध्रुव के दोनों तरफ चक्कर मारते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर मारते हैं, और यह सूर्य से सीधे 90 डिग्री कोण पर आता है। इसीलिए इसको सन सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं, या ऑर्बिट के अंदर इसको रखा जाता है, सन सिंक्रोनस बोलते हैं। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, यानी कि यह सूर्य से 90 डिग्री के कोण पर ये परिभ्रमण करती है पृथ्वी का। एक दिन के अंदर यह कई चक्कर मार लेती है, और जितनी बार ये चक्कर मारती है उन क्षेत्रों का फोटोग्राफ्स लेती जाती है, और उन सभी फोटोग्राफ्स को मैच करा करके एक फाइनल व्यू बनाया जाता है कि कहाँ पर कौन से संसाधन हैं और कितनी मात्रा में हैं, इत्यादि बातें। यहाँ पर जो इनको संवेदन सेंस मिलता है वो दो तरीके से मिलता है। एक को कहते हैं अक्रिय और एक को कहते हैं सक्रिय, यानी कि पैसिव और एक्टिव। जो पैसिव सेंसेशन होता है उसमें होता क्या है कि जो पदार्थ है उससे वेव्स जो परावर्तित होकर के आती है उसको कैप्चर करके उसके एनालाइज के थ्रू जो है कि उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। जबकि जो एक्टिव सेंसेशन होता है उसमें इधर से रेज वेव्स रिलीज किए जाते हैं और उस पदार्थ पर टकरा करके परावर्तित होकर के जब आता है तो उससे जो है कि रिजल्ट निकाले जाते हैं। उन पिक्चर्स से, उन वेव्स से फिर जो है कि एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो दो तरीके से ये काम होता है। जबकि दूसरा जो सैटेलाइट होता है उसको हम इनसेट प्रणाली का बोलते हैं। उसकी उपयोगिता क्या है? उसकी उपयोगिता है कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन चलता है, टेलीविज़न चलता है, नेविगेशन सिस्टम है, इन सब के लिए इनसेट प्रणाली की सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। और इसको स्थापित किया जाता है 36,000 किलोमीटर, पृथ्वी के सतह से 36,000 किलोमीटर के ऊपर। इसको जो है भूतुल्यकालिक कक्षा कहते हैं, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट कहा जाता है। ये 36,000 किलोमीटर पर होता है। जो पृथ्वी के सतह से ये जो उपग्रह इसका जो चक्कर लगाती है वह विषुवत रेखा के अकॉर्डिंग चक्कर लगाती है। जबकि आपने देखा कि जो पोलर सैटेलाइट है वो ध्रुव के ऊपर से यूं चक्कर लगाती है, जबकि ये
इनसेट प्रणाली की जो सैटेलाइट होती है वह पृथ्वी के विषुवत रेखा के चारों तरफ चक्कर मारती है। सवाल उठता है कि आखिर ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में कैसे भेजे जाते हैं। इसके लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है रॉकेट। रॉकेट प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ती है। इसी रॉकेट से इसको लॉन्चिंग की जाती है। आप देखिए कि शुरू में हमारे पास हमारे देश के पास SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कहा गया। ये कम वजन की कम ऊंचाई तक उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए इसका उपयोग किया गया। बाद में ASLV लाया गया, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। इसके द्वारा थोड़ी ज़्यादा वजन की थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई पर यानी लगभग 900 किलोमीटर के रेंज पर इसको स्थापित करने का काम किया गया। उसके बाद रॉकेट के क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है और लेकर के आते हैं PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस PSLV से पोलर सैटेलाइट तो लॉन्च किए ही जाते हैं, इससे इनसेट भी लॉन्च किए जाते हैं, इनसेट वाली सैटेलाइट, ठीक है। लेकिन उसमें होता क्या है कि ज़्यादा वजन का वह सैटेलाइट लेकर के नहीं जा पाएगा, ज़्यादा वजन की सैटेलाइट लेकर नहीं जा पाएगा। और ज़्यादा वजन की सैटेलाइट लेकर जाने के लिए हमें पावरफुल रॉकेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसके लिए चाहिए हमें GSLV। ये GSLV क्या है? जो 36,000 किलोमीटर पर लगभग 2,000 किलोग्राम का सैटेलाइट लॉन्च कर सके, इतनी पावरफुल रॉकेट हो तो उसको हम GSLV की श्रेणी में रख लेते हैं। यानी हमें चाहिए अब क्रायोजेनिक इंजन। ये जो पीछे हमने रॉकेट की चर्चा की, इन रॉकेट में जो प्रोपेलेंट कहा जाता है, ईंधन को प्रोपेलेंट कहा जाता है, तो उसमें 4 चरणों में ईंधन भरे जाते हैं। पहले ठोस, फिर तरल, फिर ठोस, फिर तरल, इस तरीके से। अब सवाल उठता है कि ठोस तरल में भी क्या डिफरेंस है सर? तो ठोस वाले में ये थोड़ा सस्ता होता है, इसको कैरी करना आसान होता है, लेकिन एक बार जब इसका स्विच ऑन हो जाता है तो ये फिर बंद नहीं होता है। लेकिन इसमें थ्रस्ट पावर कम होता है, चूंकि सस्ता होता है इसलिए उपयोग किया जाता है। जो लिक्विड होता है वह लिक्विड में ऑफ ऑन संभव होता है और उसका थ्रस्ट पावर ज़्यादा होता है, लेकिन महंगा होता है। यही वजह है कि मिला के दोनों का यूज किया जाता है। लेकिन ज़्यादा पावर रॉकेट के अंदर लाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी क्रायोजेनिक इंजन की। सवाल उठता है कि क्रायो क्या होता है? यह निम्न ताप पर पदार्थों को ला करके उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऐसे में उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो चेंज हो जाता है। इसी को निम्न तापकीय अध्ययन और टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब हमें ज़्यादा पावर चाहिए तो क्रायोजेनिक मेथड पर जाना होगा। यानी करते क्या है हम कि जो हाइड्रोजन है वह ईंधन का काम करता है, फ्यूल का काम करता है। तो हाइड्रोजन गैस को -253 सेंटीग्रेड पर जब लाते हैं तो वह लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और इसी तरह से ऑक्सीजन जो है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ऑक्सीकारक का काम करता है। तो हाइड्रोजन फ्यूल है और ऑक्सीजन जो है कि उसका ऑक्सीकारक है। ऑक्सीजन को भी गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए -183 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर घटा करके लाया जाता है, तब वह लिक्विड फॉर्म में आता है। इन दोनों को ही अलग अलग चैम्बर में लिक्विड फॉर्म में लाते हैं और फिर जब इसको दोनों को एक चैम्बर में ले जाके मिलाते हैं तो इसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है 2000 सेंटीग्रेड, लेकिन इसका दहन क्षमता, थ्रस्ट पावर बढ़ जाता है, इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है।
ठीक है, लेकिन इसमें चुनौती है कि पहले इन गैसेस को लिक्विड फॉर्म में लाना और फिर जब इनको दोनों को एक चेंबर में ले जाकर मिलाया जाता है और जो हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है उसको मेंटेन रखना, ये अपने आप में चैलेंज है। यह तकनीक शुरू में भारत के पास नहीं थी। भारत ने क्रायोजेनिक इंजन के संदर्भ में रसिया से संपर्क किया। रसिया देने को तो तैयार था, लेकिन अमेरिका के प्रेशर की वजह से रसिया भी पीछे हट गया, क्योंकि ये जो रॉकेट होते हैं वह एक तरह से मिसाइल में भी प्रयोग होते हैं और भारत उस समय MTCR का सदस्य नहीं था और ऐसे में अमेरिका ने दबाव डाल करके रसिया को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया। बाद में इंजन तो दिया लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं दिया। खैर, हमारी इसरो ने प्रयास करके स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन डेवलप की। शुरू में उतनी क्षमतावान तो नहीं थी, लेकिन बाद में हम लोगों ने इसको और डेवलप करी है। ठीक है, तो GSLV श्रेणी के डेवलप हो जाने से भारत आज सैटेलाइट लॉन्चिंग के क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। हमारी इसरो के पास ऐसा रिकॉर्ड है कि 108 सैटेलाइट दुनिया के दूसरे देशों की सैटेलाइट्स को भी लेकर के एक साथ ही लॉन्च किया, इवन अलग अलग कक्षा में उसको स्थापित किया। ये सफलता रही है। लेकिन भारत के सामने एक और समस्या थी कि हम लोग जिस रॉकेट से सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं वह रॉकेट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो हर बार सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमें जो है कि नया रॉकेट की जरूरत पड़ती है। बहुत खर्चीला साधन होता है और भारत जैसे देश के लिए ये खर्चा ज़्यादा भारी पड़ता है। वैसे हमारी इसरो बहुत सस्ते दर पर जो है कि सैटेलाइट बना लेती है, रॉकेट बना लेती है ना। तो इस मामले में हम लोग बहुत अग्रणी है कि सस्ते दर पर वो काम कर लेते हैं जिनको अमेरिका या यूरोपियन यूनियन या दूसरे देश उतने सस्ते दर पर कभी भी नहीं उत्पादन कर सकते। तो यहाँ जरूरत थी हमको रॉकेट के मामले में रीयूजेबल रॉकेट, यानी कि हम उससे एक बार सैटेलाइट लॉन्च कर दें और सक्सेसफुली उसको वापस ले आए और दोबारा से फिर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए उसका उपयोग किया जाए। लेकिन इसमें चुनौती ये होती है कि जब रॉकेट जाता तो ठीक है, लेकिन जब वापस आता है तो उसमें घर्षण होती है। घर्षण से आग लग जाता है, यानी उसके सतह की स्थिति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि ताकि घर्षण से उसमें आग न लग सके और वह सुरक्षित रहे। इस चीज की जरूरत थी। एक प्रश्न आपके मन में फिर आएगा कि सर, हम लोग अगर सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, भेजते हैं ऊपर की तरफ, तो ये फिर गिर क्यों नहीं जाता? हम पत्थर फेंकते हैं तो गिर जाती है, लेकिन ये सैटेलाइट क्यों नहीं गिरती है? जब भी हम लोग किसी भी पदार्थ को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति से अगर हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, यहां से फेंकेंगे, तो वह वापस नहीं आएगा। इसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। यह पृथ्वी के गुरुत्व शक्ति से बाहर निकल जाता है और जब उस पर गुरुत्व बल नहीं लगता है तो वह वापस नहीं आता है। अब सवाल उठता है कि यह गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण, ये सब क्या है सर? तो आप जानिए कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यह ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड के बीच आपस में अट्रैक्शन, आकर्षण शक्ति लगती है। इसी अट्रैक्शन पावर को, आकर्षण शक्ति को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन जब इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो और एक पिंड कुछ दूसरी हो, तब इनके बीच जो आकर्षण शक्ति लगती है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। तो जब पृथ्वी से कोई वस्तु ऐसी हो कि उसके गुरुत्व एरिया के अंदर हो तो वह उसको खींचती है, और जैसे ही नीचे की तरफ आती है उसका जो है वेलोसिटी बढ़ जाता है, संवेग बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आएगी उसका वेलोसिटी बढ़ता है, संवेग बढ़ जाता है। m इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई मास। ठीक है, तो यही कारण है। और रही बात की जो उपग्रह है वह एक सर्कल में घूमता है, इसको हम दीर्घवृत्ताकार कक्षा कहते हैं। ठीक है, इसमें वह घूमती है, कभी वह दूर जाती है पृथ्वी से और कभी नजदीक आती है। तो उसमें दो तरीके के बल लगते हैं। एक तो पृथ्वी का
गुरुत्व बल लगता है जो नीचे की तरफ खींचता है, और दूसरा जो है कि जड़त्व का बल लगता है। लेकिन इन दोनों बलों का जो दूसरे दो डायरेक्शन में होता है, एक तीसरी डायरेक्शन परिणामी बल कहते हैं इसको, ठीक है, परिणामी बल कहते हैं, जिसकी वजह से वह पुनः अपनी कक्षा पर घूमता रहता है, ना कि नीचे गिरता है। यही वजह है कि सैटेलाइट उस कक्षा में भ्रमण करते रहते हैं। जो 36,000 किलोमीटर के ऊपर जो सैटेलाइट स्थापित किया जाता है वह पृथ्वी के 120 डिग्री को कवर करता है। वह हमेशा पृथ्वी से उसी दूरी पर दिखाई देता रहता है, ठीक है, उसी पृथ्वी के साथ ही घूमता है। वो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और पृथ्वी का चक्कर वो लगाता है। हमें लगता है कि वह वहीं पर है, लेकिन वह 120 डिग्री को कवर करता है। अगर 3 ऐसे उपग्रह हों तो एक टाइम पर ही पूरे 360 डिग्री को वह कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो आपने देखा कि स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत मुख्यतः 3 बातें हैं, एक सैटेलाइट और दूसरा रॉकेट। सैटेलाइट के अंदर 2 बातें हैं, एक पोलर सैटेलाइट और दूसरा होता है इनसेट प्रकार का। इनसेट प्रकार से हम टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, नेविगेशन, ये सारी चीज़ें उसके द्वारा चलाई जाती हैं। जबकि जो पोलर सैटेलाइट होता है उससे जो है कि हम लोग पृथ्वी के धरातल पर या पृथ्वी के धरातल के सतह के नीचे पाए जाने वाले खनिज संसाधनों का, समुद्र की संसाधनों का, इन सब का आकलन करते हैं और अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। कोई पर्यावरण को देखता है, क्लाइमेट को देखता है, कोई समुद्री स्थिति को देखता है, इस तरीके से अलग अलग नाम से लॉन्च किए जाते हैं। तो ये रहा एक ओवरव्यू। सैटेलाइट 2 तरीके के, दोनों के पर्पज़ अलग अलग हैं, और इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से उसमें क्या क्या लगाया जाता है। जैसे जो इनसेट प्रकार का सैटेलाइट है उसमें जो है ट्रांसपोंडर लगे होते हैं, ठीक है, और उसमें अलग अलग बैंड लगे होते हैं। एस बॉन्ड बैंड बोलते हैं उसको, के बॉन्ड बोलते हैं, के यू बॉन्ड बोलते हैं, के ए बॉन्ड बोलते हैं। ये जो ट्रांसपोंडर भेजा जाता है, जितना ही ज़्यादा जाएगा उतना ही वजन ज़्यादा होगा, और जितना ही ज़्यादा ट्रांसपोंडर जाएगा, विकसित ट्रांसपोंडर जाएगा, उतना ही वह अच्छा काम करेगा। ये जो आपका DTH चलता है, डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न चलता है, तो इसमें होता क्या है, हम लोग पृथ्वी के सतह से प्रोग्राम को पहले सैटेलाइट को भेजते हैं, और सैटेलाइट फिर आपके घरों में जो है कि वो प्रोग्राम को भेजता है। लेकिन वो करता क्या है, उसको कंप्रेस्ड कर देता है, नहीं तो वो जो ज़्यादा जो है कि बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो क्या करता है कि उसको कंप्रेस्ड कर देता है और कंप्रेस्ड करके भेजता है। जो आपकी टीवी पर सेट टॉप बॉक्स लगी होती है उसको फिर से जो है कि वो प्रॉपर वर्जन में इनरिच करके आपके टीवी पर फ्लैश करता है। इससे कम स्पेक्ट्रम की ज़रूरत पड़ती है, और इसी के लिए स्पेक्ट्रम की ज़रूरत पड़ती है इन सब प्रोग्राम्स को सप्लाई करने के लिए। तो सीधे किस पृथ्वी के धरातल पर जो केंद्र है उससे आपके घर के टीवी पर सप्लाई नहीं होता, पहले वह सैटेलाइट को भेजा जाता और सैटेलाइट से फिर सबके घरों में जाता है, और सैटेलाइट से घरों में जो जाता है वहाँ पर उसको इन्हेंस करने के लिए ही सेट टॉप बॉक्स की जरूरत पड़ती है। उससे बिलिंग सिस्टम होता है, बिल बन जाता है कि किसने कौन सा चैनल यूज़ किया, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पाती है। तो ये है इसका उपयोगिता, ठीक है। और जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तो एक एक करके, कि जैसे मान लीजिए कि जो पोलर सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, इसमें कौन सा कैमरा लगा होता है, हाई रेजोल्यूशन का कैमरा लगता है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी कैसा होता है, कौन कौन से कैमरे लगते हैं जिससे कि ज़्यादा इफ़िशियंसी से काम कर सके, इस तरह से डिटेल से। इसी तरह से बैंड के बारे में, SU बॉन्ड बैंड, के बॉन्ड, KU बॉन्ड बैंड, का बॉन्ड, KA बॉन्ड, इन सब के बारे में डिटेल से अध्ययन हम लोग करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से। आपको बता दें कि ये प्रीलिम्स में भी बहुत उपयोगी है। आजकल जो प्रश्न आता है तो पहले ज़्यादातर ट्रेडिशनल साइंस
सिद्धांत से आता था, लेकिन आजकल यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर एप्लीकेशन पर क्वेश्चन पूछती है, यानी टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन पूछती है। मेंस में तो आता ही है, मेंस में ये थर्ड पेपर के अंतर्गत इसका लोकेशन है थर्ड पेपर में, और 40 अंकों का आजकल साइंस टेक के क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 नंबर के और 15 नंबर के, इस तरीके से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 10 नंबर का 1 और 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन, इस तरह से 40 अंकों का साइंस टेक के क्वेश्चन है, और प्रीलिम्स में इसका खास योगदान है। तो हम इस सबको आपको कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, चलिए।